हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसका जो अगला टॉपिक है वो है रिंडरपेस्ट तथा मवेशी प्लेग। देखो, रिंडरपेस्ट एक महामारी थी जो मवेशी प्लेग के रूप में जानी गई, जो क्या थी, एक पशुओं के अंदर चली एक महामारी, जिसके कारण बहुत सारे जो पशु थे वो मारे गए। ठीक है। दूसरा, इस बीमारी के कारण जो इन पशुओं का जो मांस खाते थे यूरोपीय जो लोग थे, उनमें भी ये बीमारी जो है फैल गई इंसानों के अंदर। ठीक है। तो मेन थी ये जो बीमारी है, ये पशुओं के अंदर थी। ठीक है। इसके मांस के खाने से इंसानों में आई, और मतलब मेन है कि हज़ारों लोगों का जो जीवन है वह भाग्य बदलकर इसने रख दिया इस बीमारी के कारण। ठीक है। तो देखो, ये 1890 के दशक में अफ्रीका के अंदर 1890 के दशक में अफ्रीका के अंदर रिंडरपेस्ट नामक बीमारी तेज़ी से फैल गई। अब बात करें कि रिंडरपेस्ट बीमारी कहाँ और कब आई, कौन से दशक में आई, रिंडरपेस्ट बीमारी नामक बीमारी कब और किस महाद्वीप में कौन से दशक में आई। ठीक है। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कौन से दशक में किस महाद्वीप में आई, ठीक है, या किस देश में आई, तो 1890 के दशक में अफ्रीका। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। अफ्रीका वैसे देश है, वो देश है दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। तो अफ्रीका जो है महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अंदर जो है ये बीमारी 1890 के दशक में आई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका पर बहुत गहरा असर पड़ा। जो बीमारी के कारण जो है लोगों की स्थानीय जो अर्थव्यवस्था थी भी, जो वहाँ उनका सामाजिक जो जीवन स्तर था, उसके ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा। यह इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक समाजों पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से ज्ञात होता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया तथा दुनिया के साथ अनेक संबंधों को नई शक्ल में डाल दिया गया। दुनिया के साथ जो संबंध स्थापित हुए थे उनको एक नई दिशा या शक्ल दी गई। ठीक है। नया रूप प्रदान किया गया। देखो बेटा, ये चित्र दिखाया गया है, ये जो खाने हैं अभी, ठीक है, क्या है, खाने। कौन सी खाने हैं, ये स्वर्ण, मतलब सोने की जो खाने हैं, उन तक पहुंचने के लिए किस प्रकार जो है ये लोग वहां तक जाते थे। ट्रांसवाल स्वर्ण खानों तक आवागमन, द ग्राफिक 1887। विल्ज नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता। ट्रांसवाल जो थे, उन जगहों पर पहुंचने के लिए किस नदी के मार्ग से जाते थे, विल्ज नदी के किनारे से। ठीक है। आसानी से और छोटा जो रास्ता था, तो वहाँ तक जाने के लिए किनका प्रयोग करते थे, देखो, घोड़ों के ऊपर बैठे जो है ये भूस्वामी लगा लो या खादान जो मालिक हैं, ठीक है, या सरकार है, वो विट वाटरसरैंड में सोने की खोज के बाद तो बीमारियों और मौत की आशंका व रास्ते की कठिनाइयों के बावजूद यूरोप के लोग, मेन है यूरोप के लोग, ठीक है, इलावे की ओर दौड़ पड़े थे। 1890 के दशक तक आते आते दुनिया भर में सोना उत्पादन में अफ्रीका का हिस्सा 20% से ऊपर हो चुका था। मतलब सोना उत्पादन जो है 1890 के दशक तक जो अफ्रीका महाद्वीप है वो परिपूर्ण विश्व को 20% जो है सोना प्रदान करता था। दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल स्वर्ण खदानों में खुदाई करते मजदूर व ग्राफिक 1875, ये 1887 की है, मतलब ये विल्ज नदी जो है पार करते हुए। ठीक है। और ये सोने के जो खान है उनमें खुदाई का काम करते हुए, ठीक है, चट्टानों को तोड़ते हुए। तो आगे देखो, प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी व कामकाज पालतू पशुओं और ज़मीन के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे व वेतन पर काम करने वालों का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत ही कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तथा आपके पास पालतू पशु और ज़मीन होती जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या आवश्यकता है। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका की विशाल खनिज भंडार और भूक्षेत्रों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने तथा खादानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ उनके
सामने एक ऐसी समस्या आई जिसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम करना पसंद नहीं करते थे। मैंने कि यहाँ के जो लोग थे वो तनख्वाह के ऊपर काम करना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मजदूरों की भर्ती तथा उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाकर देख लिए, लेकिन ये सब नाकाम रहे। उन पर भारी भरकम कर लगा दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी संभव था जब करदाता खदानों या बागानों में काम करता हो। काश्तकारों से उनकी ज़मीन छीनने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था लागू कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति पाने का अधिकार है। मतलब पैतृक जो संपत्ति, पैतृक का मतलब पिता की जो संपत्ति होती है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगी। परिवार में चाहे कितने भी सदस्य हों, मगर एक व्यक्ति को भूमि दी जाएगी, बाकी सभी को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और काम किन में, खादानों के अंदर, सोने की जो खान थी उनके अंदर काम करना पड़ेगा। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी सदस्यों को श्रम बाजार में धकेलने की कोशिश की जाने लगी। खानक कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। उनके खुलेआम घूमने फिरने पर रोक लगा दी गई। मतलब जो वहाँ काम करते थे उनको बंधुआ मजदूर के रूप में एक जगह कैद कर लिया गया ताकि वो बाहर ना जा सकें। तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नाम का एक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। तभी जैसे इनको बंदी बनाया गया मजदूरों के रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में, तो वहाँ एक रिंडरपेस्ट नामक बीमारी जो है वो जन्म ली। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी वर्षों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एड्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों की भूख मिटाने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। मतलब जो एट्रिया जो था, एरिट्रिया पर जो अफ्रीका में एरिट्रिया पर यूरोपीय जो लोग सैनिक थे, उन्होंने इतालवी जो सैनिक थे वो हमला कर रहे थे। और उन हमलावारों को की जो भूख मिटाने के लिए एशिया महाद्वीप से पशु मंगाए जाते थे और उन पशुओं के अंदर ये बीमारी वहाँ पहुँची। ठीक है, यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में प्रवेश होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह तुरंत फैल गई। मतलब अचानक बीमारी आई और ये आग की तरह, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, इसी प्रकार तरह पश्चिमी अफ्रीका की ओर बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक पहुंच गई। अफ्रीका के जो अटलांटिक महासागर है वहाँ तक ये जो है पहुंच चुकी थी। ठीक है, इस बीमारी ने अपने रास्ते में आने वाले 90% जो मवेशी थे, पशु थे, उनको मौत की नींद सुला दी गई। मतलब उन्हें वो क्या हो गए, वो मर गए भी। ठीक है, पशुओं की यूँ ख़त्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। जैसे पशुओं के जैसे लगातार मरने के कारण जो अफ्रीकी जो लोग थे भाई, क्योंकि उनकी जो रोजी रोटी थी वो पशुओं के आधार पर चलती थी, मगर वो भी ख़त्म होने लगे तो उनकी जो रोजी रोटी के साधन थे वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेलने के लिए वहाँ के खान मालिकों, बागान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशुओं पर भी अपना अधिकार कर लिया। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका मिल गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण तथा विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं। अब बात करते हैं भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, जैसे गिरमिटिया जो मजदूर होते हैं भाई, एक एग्रीमेंट के तहत, अनुबंधित मतलब एक एग्रीमेंट भरा जाता था कि भाई आपको वहाँ ले जा करके काम दिया जाएगा। ठीक है, साल में आप 2 महीने 3 महीने छुट्टी के रूप में यहाँ आओगे। ठीक है, आपको वहाँ बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। मतलब बहला फुसला करके उनको एक एग्रीमेंट के तहत वहाँ ले जाया जाता था, मगर उनको फिर वहीं पे क्या बना दिया जाता था, बंधुआ मजदूर। तो इसी अनुबंधित श्रमिक प्रणाली को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। भारत में गिरमिटिया अनुबंधित श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। ये तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ कुछ लोगों की आय में वृद्धि, जनता के कष्टों में वृद्धि तथा दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी तथा कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक तकनीकी प्रगति तथा दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की ईजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को खादानों, बागानों, रेलवे, सड़क निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दराज के देशों में ले जाया जाता था। ब्रिटिश जो साम्राज्य था भाई, वहाँ दूर दराज के जो क्षेत्र थे वहाँ पर रेलवे जो लाइन बिछाई जा रही थी और उनके काम के लिए उन मजदूरों को
वहाँ ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कुछ खास तरह के एग्रीमेंट या अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। अनुबंधों में ये शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में लगातार 5 साल तक काम कर लेंगे तो वे वापस स्वदेश लौट सकते हैं। मतलब लगातार क्या करेंगे, 5 साल काम, उसके बाद वापस अपने घर लौट सकते हैं। भारत के अधिकांश अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, बिहार और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन क्षेत्रों में भारी परिवर्तन आने लगे। जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, बागानों और खदानों के लिए जमीनों की सफाई की जा रही थी। इन बदलावों से गरीब लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे परंतु उनका भाड़ा नहीं चुका पाते थे। इससे उन पर कर्जा बढ़ चढ़ने लगा। काम की खोज में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों की मुख्यतः कैरिबियाई द्वीप समूह, मुख्यतः युआना, त्रिनिदाद और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। अब पूछ लिया जाए कि भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को कहाँ ले जाया जाता था, तो भाई कैरिबियाई द्वीप समूह, ठीक है, जिसमें मुख्यतः युगाना, त्रिनिदाद और सूरीनाम, ठीक है, साथ में मॉरिशस और फिजी, इन देशों के अंदर ले जाए जाते थे। तमिल अप्रवासी मलाया और सीलोन जाकर काम करते थे। असम में चाय बागानों में भी बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को काम कराने के लिए ले जाया जाता था। मालिकों के एजेंट मजदूरों की भर्ती का काम क्या करते थे। मालिकों ने क्या कर दिया, एक एजेंट के रूप में नियुक्त कर दिया, वो इनका भर्ती करते थे। एजेंटों को इस काम का कमीशन मिलता था। बहुत से अप्रवासी अपने गाँव में होने वाले उत्पीड़न तथा गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को स्वीकार कर लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को बहलाने फुसलाने के लिए झूठी जानकारियाँ देते थे। कहाँ पर जाना है, क्या काम करना होगा, यात्रा के साधन क्या होंगे, नई जगह पर काम व जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उन्हें एकदम सही जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को तो यह भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा करनी है। अगर कोई मजदूर किसी भी अनुबंध के लिए राजी नहीं होता तो एजेंट उसका अपहरण कर लेते थे। मतलब मेन है कि उन्हें जब एग्रीमेंट बनाया जाता था तो उनको ये नहीं बताया जाता कि भाई कहाँ ले जाया जाएगा आपको, ठीक है, बल्कि उनको बढ़ा चढ़ा करके अच्छी जो बातें बताई जाती थी, साथ में काम करने का जो तरीका था, रहने सहने का जो तरीका था, वो बड़ी ऊंच क्वालिटी का बताया जाता था ताकि लोग उनकी ओर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो। और अगर कोई व्यक्ति मना करता था तो उसको ज़बरदस्ती वो किडनैप कर लेते थे, ठीक है, अपहरण किडनैप कहा गया। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा, इनको क्या नाम दिया गया, नई दास प्रथा। 19वीं सदी के अंदर जो अनुबंध व्यवस्था थी उसको क्या नाम दिया गया, नई दास प्रथा। कार्यस्थल पर या बागानों में पहुंचने वाले मजदूरों को पता चलता था कि जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालात बिल्कुल नहीं है। नई जगह की जीवन व कार्य स्थितियाँ बहुत कठोर थी तथा मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी अपनी ज़िंदगी बसर करने के अपने तरीके खोज निकाले। बहुत सारे मजदूर तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें सख्त सज़ा दी जाती थी, ठीक है। बहुतों ने अपनी नई और पुरानी संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप ढूंढ लिए। त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल 19वीं उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। मुहर्रम के दिन जो है उस विशाल जो मेला लगता था, ठीक है, इस मेले का नाम होशे इमाम हुसैन के नाम से रखा गया। मतलब जो मुहर्रम था वो कहाँ का जो विशाल उत्सवी मेला था, त्रिनिदाद का, ठीक है। इस मेले का जो नाम था वो क्या था, होशे, अर्थात इमाम हुसैन के नाम से। उसमें सभी नस्लों व धर्मों के मजदूर भाग लेते थे। इसी तरह रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था, ठीक है। इसने मेन है कि विद्रोही थे ये। धार्मिक विद्रोही कौन थे, रास्ताफारियानवाद के नाम से, ठीक है, थे भाई। में भी भारतीय आप्रवासियों तथा कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। युगाना और त्रिनाद के मशहूर चटनी म्यूजिक, वहाँ मेन जो मशहूर युगाना और त्रिनाद में मेन मशहूर जो म्यूजिक या भारतीय आप्रवासियों के वहाँ पहुँचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों की एक उदाहरण है। रचनात्मक अभिव्यक्ति कौन सा था उनका, चटनी म्यूजिक। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें भिन्न भिन्न स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी विशेषताएं और मूल पहचान समाप्त हो जाती थी, बिल्कुल नया रूप सामने आता था।
ठीक है भाई। तो ये चीज़, ये जैसे गिरमिटिया मजदूर इस प्रकार इनके नंबर वगैरह देख करके जब ले जाया जाए, शिनाख्त के लिए गिरमिटिया मजदूरों के चित्र, मालिकों के इन मजदूरों के नाम नहीं बल्कि इनकी संख्या का महत्व होता था। इनको नाम से नहीं बल्कि संख्या से जानते थे। ठीक है भाई, ये था लेसन आज का।